हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। सबक की जहाँ में आप सबका स्वागत है। तो आपकी ये यूट्यूब की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? लेकिन मेरा एक पर्सनल ये था कि मुझे खुद से कुछ ना कुछ अर्न करना है, भले ही थोड़ा बहुत करना है। फिर मतलब जो मिल रहा था, यहाँ तक कि मतलब कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट भी बन गई, जिसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। और ये शोएब भाई में जो हीरोइज्म है अभी, वो बचपन से है? लड़कियाँ भी उनकी स्कूल के टाइम में ना मतलब फैन थी, मुझसे आके बोलती थी मुझे तुम्हारे भाई अच्छे लगते हैं। ये जो आपने फेस की बात की मिसकैरेज वाले, आपने उससे कैसे डील किया? हाउ डिड यू मूव फॉरवर्ड? लेकिन वो जो लाइफ का टाइम था वो सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि उसको को याद भी नहीं करना चाहती वो टाइम। लेकिन आपको कमेंट्स यही आएंगे कि खाती रहती है, इतनी मोटी हो गई है, मतलब वो मुझे अभी इस बारे में बात ही नहीं करनी। हमारा अगला सेक्शन है रैपिड फायर राउंड। फिर ये सारी बोल नहीं तो खुल जाती अभी यही। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ द अनबॉक्सिंग पॉडकास्ट। जो हमारी आज की गेस्ट है वो एक सुपर फेमस व्लॉगर है और वो हमेशा हंसती रहती है। आप गेस कर सकते हो, अगर नहीं कर सकते तो एक और हिंट देता हूँ। इनकी पूरी फैमिली स्टार से भरी हुई है, चाहे वो इनके भाई हो या भाभी हो। वेलकमिंग सबा इब्राहिम। थैंक यू सो मच सबा यहाँ आने के लिए। बहुत बहुत खुशी हुई आपसे मिलके इतने टाइम बाद। आपको थैंक यू, आपने मुझे बुलाया। मतलब आपके पॉडकास्ट में इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, उसमें मुझे भी अगर आपने कंसिडर किया तो आपको थैंक यू इस चीज़ नहीं का। नहीं, ये एपिसोड के लिए तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी क्योंकि हमने कभी ना कैमरा के सामने ऐसे बात नहीं की आपके व्लॉग्स के अलावा। नहीं की है। हाँ, तो पहली बार हम प्रॉपर बैठ के बातचीत करेंगे आज अच्छे से, तो वेरी एक्साइटेड फॉर। सब मैं आपको पता, जितना आप मुझे जानते हैं, बड़ा डर लगता है इंटरव्यू से। मुझे एक दो बार ही आपने कहीं देखा होगा बात करते हुए, क्योंकि या तो बहुत कम बोलती हूँ, तो ज़्यादा ही बोल देती हूँ। तो मुझे लगता है पता नहीं कौन सी कॉन्ट्रोवर्सी बनेगी, इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ। लेकिन चलो, आपका था तो मैंने कहा विनीत कैसे तो जाना ही है। और थैंक यू सो मच। और एक और चीज, हमारे वहाँ बहुत ज्यादा ही बोलना, बहुत कम मत बोलना। अच्छा, दिल खोल के बोल। दिल खोल के बोलना, ठीक है। सबा, आपका एक इंट्रो है ना जो आप हर वीडियो में बोलते हो, एक बार बोल के दिखाओगे? ओके। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। सबक की जहाँ में आप सबका स्वागत है। अच्छा, तो ये कैसे, ये इंट्रो कैसे बनाया? इंट्रो मुझे था कि कुछ यूनिक होना चाहिए, क्योंकि ये था कि अब यूट्यूब पे आ रहे हैं, ऑलरेडी सब इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स बैठे हैं, तो सबका एक कुछ ना कुछ एक इंट्रो होता है। तो मैंने कहा मैं क्या अपना बनाऊं, मैं क्या बनाऊं। तो पहले ऐसे किसी का होता है ना, किसी का चैनल का नाम होता है एस वर्ल्ड कर देते हैं या लाइफ ऑफ समथिंग समथिंग करते हैं। तो मैंने कहा मेरा थोड़ा ऐसा नेचुरल है, मुझे थोड़ा सा शायरी पसंद है, उर्दू, ये सारी चीज़ें। तो मैंने सोचा सबा का जहाँ करते हैं। यस, तो इस वजह से तो आपकी ये यूट्यूब की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? यूट्यूब की जर्नी मेरी लॉकडाउन के टाइम पे स्टार्ट हुई थी, क्योंकि उस टाइम पे कुछ भी करने के लिए नहीं था, सबकी लाइफ एकदम रुक गई थी। उससे पहले मेरे इंस्टाग्राम के कोलैबोरेशन वो सब चलते थे, लेकिन सब कुछ रुक गया था, तो पार्सल्स भी आना बंद हो गए थे। शीन के साथ मेरा कोलैबोरेशन था, वो आउटफिट वहाँ से आते थे, तो मुझे बड़ा एक अच्छा लगता था कि हाँ चलो ग्रो कर रही हो कुछ, लेकिन चाइना से ही वो सब वहाँ पे बंद हो गया। तो सब कुछ बंद, अब कुछ भी करने के लिए नहीं है। तो वो जब आप फ्री होते हो तो आपके माइंड में कुछ ना कुछ आइडियाज़ आते हैं, और मेरा शुरू से यही था कि कुछ ना कुछ करते रहना है, खाली नहीं बैठना है। जब जिस दिन से मतलब मुंबई आई थी, उस दिन से ये था कि आगे अब क्या करूँ क्या करूँ। मतलब भाई भाभी थे, वो लोग आप जानते ही हो, वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, हर चीज़ दिलाते, सब कुछ करते। लेकिन मेरा एक पर्सनल ये था कि मुझे खुद से कुछ ना कुछ अर्न करना है, भले ही थोड़ा बहुत करना है। अम्मी का भी सपोर्ट था, तो वो करने के लिए फिर मैंने एक जॉब करी। फिर वो ट्रैफिक के चक्कर में, दूर जाने के चक्कर में 1-2 महीने वो किया, फिर वो भी छोड़ा। फिर मतलब जो मिल रहा था, यहाँ तक कि मतलब कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट भी बन गई, जिसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। बस मुझे ना ये शूटिंग का ये जो माहौल होता है ये बहुत पसंद था। मतलब फ्रंट कैमरा नहीं, बैक ऑफ द कैमरा, कि एडी बन जाऊँ या क्रिएटिव बन जाऊँ। लेकिन बिना एक्सपीरियंस के काम मुझे तो नहीं मिल रहा था मुंबई में, और भाई भाभी का मतलब सपोर्ट भी नहीं लेना चाहती थी कि वो क्यों किसी से ज़बान डाले। हो सकता है कोई ना भी दे कि ये नई लड़की को मैं तो बाहर बोलती भी नहीं हूँ, तो कोई कैसे आपको सेट पे रखेगा। तो मैंने खुद से सारे प्रोड्यूसर्स को मैसेज कर डाले। अभी देखती हूँ तो अभी डिलीट कर देती हूँ कि अभी तक किसी ने रीड नहीं करे। जिसके भी इंस्टाग्राम में दिखते थे मुझे कोई फेमस लोग, चाहे वो एकता कपूर लोग हो, उनसे मैसेज, प्लीज़ मुझे काम दे दो। ऐसे मैंने मतलब भीख भी मांगी है लिटरली, कि आप मुझे बिना पैसे के सेट पे रख लो। इत्तेफाक से फिर एक बार कोई क्रिएटिव ने मुझे देख लिया और बोला कि ठीक है आप इसको कांटेक्ट कर लो। जब उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि
मतलब आप जो काम मांग रहे हो वो तो नहीं है बिना एक्सपीरियंस के, आप कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट के असिस्टेंट बन जाओ। तो वो तो बड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि आप मतलब मुझे जानते हो थोड़ा सा उस टाइम, तो और आज से 4-5 साल पहले तो और शहर में रहना, तो वो शूटिंग में एकदम चले जाना वहाँ पे, उनका मतलब बहुत डर लगता था मुझे वो काम करने में, क्योंकि शूटिंग में कभी कुछ दुपट्टा ऊपर नीचे मैच हो गया या नहीं वो चीज़ आ पाई, डांट भी पड़ जाती थी, वो सारी चीज़ें तब भी मैंने किया। लेकिन मेन ट्रैफिक के चक्कर में, क्योंकि 12 घंटे शूट पे रहना, फिर उसके बाद 2 घंटे जाना 2 घंटे आना, लोकल में भी डर लगता था, तो वो मेरी तबीयत ख़राब होने लगी, तो वो छोड़ा। उसके बाद फिर ये इंस्टाग्राम का काम चला, और जब ये रुका, फिर जब लॉकडाउन आया, जब कुछ नहीं करने को था, तो फिर ये आया कि अभी यूट्यूब पे वीडियो बना के डाल देते हैं। तो यूट्यूब पे ग्रोथ इमीडिएटली मिल गई थी? हाँ, उसके 2 रीज़न है। मेन तो ये था कि ऑलरेडी भाई भाभी इतने फेमस थे, तो उन्होंने भी शेयर किया, और थोड़ा बहुत अपने आप को भी क्रेडिट दे देती हूँ कि थोड़ा सा मैंने फ़नी कंटेंट बनाया था। तो मेरा ये था कि हर कोई उधर ना यूट्यूब पे हर एक इंसान बहुत परफेक्ट चीज़ें दिखाता है। मेरा ये था कि मेरी जो चीज़ थी वो नहीं बनी थी, मैंने उसका पूरा प्रोसेस डाल के रख दिया कि मैं आज फर्स्ट टाइम ये चीज़ ट्राई कर रही हूँ, लड्डू बनाना। नहीं बन रहे हैं, ऐसा भी होता है ना, सब तो बना के डालते हैं कि इस तरीके से बनाया, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनका नहीं बनता, तो वो मैंने डाला। ज्यादातर वैसे होते हैं। तो मैंने वो रियल डाला। फर्स्ट टाइम मैंने सोचा कि मैं ये नहीं सोचूंगी कि लोग मुझे ये बोलेंगे इसे कुकिंग नहीं आती है, क्योंकि जाहिर सी बात है लोग आपको जज करेंगे कि तुमसे कुछ नहीं बनता है, ये ऐसा है वैसा है। मैंने कुछ नहीं सोचा, तो दोनों चीज़ें थी, भाई भाभी ने भी शेयर किया तो उससे ग्रोथ तो मिलनी थी, और प्लस अपने आप को भी क्रेडिट देना चाहिए इंसान को, तो मेरा कंटेंट भी थोड़ा फनी था, तो मिलने लगी थी ग्रोथ। तो आपका और शोएब भाई का मैंने बॉन्ड देखा है, बहुत क्लोज है। तो शोएब भाई के बारे में कुछ बताओ ना, बचपन से। भाई मतलब बहुत ज़्यादा केयरिंग। तो हमारे में जो 6 ईयर का जो डिफरेंस है, उसमें क्या होता है कि वो उनमें ना एक बड़े वाला फीलिंग है, केयरिंग वाला, ब्रदर वाला, वो सारी चीज़ें हैं। तो वो बहुत ज़्यादा केयरिंग थे शुरू से ही। मतलब बचपन में भी जबकि छोटे भाई बहनों में लड़ाई होती है, मारपीट होती है, हमारी नहीं होती थी। यहाँ तक कि स्कूल में अगर मेरे से लंच होता था तो वो एक आते थे, और मुझे जैसे अगर मैं कभी लंच भूल गई तो वो आके अपने दोस्तों को छोड़ के मेरी क्लास ढूंढ के और फिर मुझे वो देख के जाते। तो मेरी फ्रेंड भी बोलती थी कि तुम्हारे भाई कितने स्वीट है, हमारे भाई तो लड़ते मारते रहते हैं, होता ना बचपन में ऐसा। लेकिन भाई बचपन से ही बहुत ज़्यादा केयरिंग है हम लोग की। मुझे नहीं लगता कभी ज़्यादा किसी बात पर लड़ाई हुई होगी। कभी मतलब ऐसे इतनी मैं ही जिद्दी होंगी अगर मुझे कुछ चाहिए या ऐसा कुछ करना है। यहाँ तक कि जब मुझे साइकिल चलाना सीखना था तो वो इतने ज़्यादा केयरिंग थे कि मैं चलाती रहती थी और वो पीछे से वो कैरियर नहीं होता उसका पकड़ के भागते थे उसके पीछे कि मैं गिर ना जाऊं। तो कुछ ज़्यादा ही केयरिंग थे। और वो सेम अभी भी है, और आई थिंक ये तो सबके साथ है शोएब भाई, जो उनके लोग हैं उनके आसपास वाले, मेरे साथ भी वो बहुत केयरिंग है। मतलब छोटों को लेके वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, अभी भी ऐसे ही है। बस अभी मैंने और भी जगह बोला है कि पापा की तबीयत के बाद से वो थोड़े से और एल्डर, मतलब कहते पापा वाले थोड़े पापा जैसे फेज में हो गए कि रूहान के पापा तो वो अभी बने, लेकिन मेरे साथ कैसे एक थोड़ा सा एक होता है ना, जैसे लड़की है, अपने कुछ भी परेशानी होगी कुछ भी होगा तो पापा के पास भाग के जाएंगे। मतलब अगर कुछ भी होता है तो बेटी किसके पास जाती है, कोई भी परेशानी हो पापा के पास। लेकिन पापा की तबीयत खराब होने के बाद ऐसा हो गया कि हम उनसे अपनी कोई भी प्रॉब्लम नहीं शेयर कर सकते, पर्सनल लाइफ। हाँ, क्योंकि उनको इतना ज़्यादा मतलब इश्यूज़ हैं, मतलब ब्रेन हैमरेज भी हुआ था, फिर प्लस बहुत सारे 2-3 सर्जरीज हो चुकी है, पैरालिसिस, ये सारी चीज़ें। तो हम लोग उनसे अपनी कोई भी बात डिस्कस करने से पहले मतलब अब सोचना क्या है, हम लोग कर ही नहीं सकते। लाइफ में कितनी भी बड़ी परेशानी आ जाए, टेंशन आ जाए, हम लोग पापा के पास जा ही नहीं सकते। और अम्मी कैसे, आपकी माँ वाला कैसा नेचर होता है कि आप अपने माँ के सामने स्ट्रॉन्ग रहते हो कि अम्मी को भी नहीं बताना है, तो अब किसके पास। तो वो सारी जिम्मेदारी ना भाई ने उठाई है, तो उनके अंदर वो बाप वाली फीलिंग भी आ गई। और मेरे साथ उनका अब ऐसा रिलेशन हो गया है कि हर जगह वो खड़े हुए हैं, जहाँ जहाँ पापा की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे पापा है मतलब। लेकिन जो एक खड़े होना रहता है, साथ में जाना आना, आपको हेल्प करना, सपोर्ट करना, आपको गाइड करना, वो सब अब भाई करते हैं। यूजुअली टीवी सीरियल्स में हमने देखा है, जनरली देखा है कि नंद भाभी की बनती नहीं है, बट आप लोगों के केस में उसका टोटल ऑपोजिट है। आप लोगों का इतना अच्छा बॉन्ड, इसके पीछे कुछ हमें थोड़ी स्टोरीज वगैरह बताइए कैसे।
नहीं, ये बात आप सही कह रहे हैं कि नहीं बनती, मतलब ऐसा चला आ रहा है हर जगह, फ़िल्म्स में दिखाएँगे, सीरियल में दिखाएँगे, कुछ ना कुछ दोनों के बीच में अनबन रहेगी ही रहेगी। लेकिन टच वुड मेरे और भाभी के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भाभी बहुत ज़्यादा ही अच्छी है और इसका रीज़न दोनों भाई भी अच्छे हैं, भाभी भी अच्छी है। मेरा ये मानना है कि जब भाभी को मुझसे मिलाने वाले या मुझे भाभी से मिलाने वाले भाई हैं, वो जिस तरीके से उनके मतलब हमारी इमेज बनाएँगे या जैसा उन्हें समझाएँगे, भाई के लिए कितना हम मैटर करते हैं, उस हिसाब से फिर भाभी, क्योंकि वो तो एक दूसरी फैमिली से आती है, उन्हें नहीं पता कि कैसे किसके साथ रहना है, क्या करना है, किसका कैसा बॉन्ड है। तो भाई जब इतना ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, वो चीज़ भाभी ने भी देखी, वो चीज़ समझी, तो भाभी ने भी भाई से कई गुना ज़्यादा मोहब्बत दी। और ऐसा हमेशा भी नहीं होता है, बहुत से ऐसा होता है कि भाई अच्छे होते हैं लेकिन भाभियाँ नहीं अच्छी होती हैं, या फिर बहुत जगह ऐसा होता है कि दोनों अच्छे होते हैं लेकिन नंद नहीं अच्छी होती है, उसको भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करानी ही होती है। तो लेकिन टचवुड हम लोगों के केस में ऐसा नहीं है, सब ने अपना अपना रोल बहुत अच्छे से निभाया है। एट द एंड हर कोई एक दूसरे की खुशी चाहता है। अगर हम दोनों आपस में लड़ेंगे तो टेंशन भाई को होगी, या हम और भाई लड़ेंगे तो भाभी को होगी। तो अगर हर एक इंसान हर एक के बारे में सोचेगा कि लाइफ में टेंशन नहीं चाहिए, सब मिल के रहें, खुश रहें, तो सब अच्छा रहता है। तो भाभी भी ऐसी ही मिल गई कि उनके दिल, आप भी अगर उन्हें जानते होगे कि बहुत वो एक मदरली फिगर वाली ना, ममता बहुत है उनके दिल में। अगर आप उनके पास जाके इतना बोलोगे कि ये परेशानी है या ऐसा कुछ है, तो उनको लगेगा कि मैं आपके लिए क्या कर दूँ। तो उनका ऐसा नेचर है। तो हम लोगों के बीच में ना वो है ही नहीं नंद भाभी वाला, वो एक जैसे भाई पापा की तरह ख्याल रखते हैं, ऐसे वो एक माँ की तरह ख्याल रखती है। फर्स्ट टाइम आप मिले कब भाभी को? मुझे लग रहा है हम लोग जब मुंबई आए थे, या हाँ मुंबई आए थे। एक तो मुझे ना थोड़ा शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है अब पता नहीं वो मेरे कोई मेडिकल रीज़न की वजह से ऐसा होता है या नहीं, मुझे नहीं पता, थायराइड की वजह से या कुछ हार्मोनल इशू के आदि चीज़ें, मतलब मुझे मेमोरी रहती है लेकिन एग्जैक्ट नहीं याद रहता कि हाँ ऐसा हुआ था। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है कि हम लोग मुंबई आए थे और स्टेशन आई थी भाभी भाई के साथ हम लोग को लेने के लिए। तब हम मिले थे, हम लोग बड़े नर्वस थे कि अरे एक्टर है इतनी बड़ी, कैसे मिलेंगी, क्या होगा। लेकिन बहुत स्वीट थी, ऐसा लगा ही नहीं, उन्होंने इतना जल्दी हम लोग को नॉर्मल फील करा दिया था कि ऐसा लगा ही नहीं। फिर उन्होंने हमें मुंबई घुमाया, दिखाया हर चीज़ की, तो फिर वो चलता रहा। और आज सबा, मैं आपसे जब भी मिला हूँ आपके मुंह पे एक हमेशा इतनी बड़ी स्माइल होती है, पर आई एम श्योर बीइंग अ क्रिएटर देयर आर सर्टेन चैलेंजेस जो आप शायद पब्लिक में नहीं बता पाते हो। तो ये होता है या सिर्फ ये मेरा अजम्पशन है? नहीं, ये बहुत ज़्यादा होता है। हर मुझे लगता है कि ज़्यादातर क्रिएटर इस चीज़ से रिलेट करेंगे कि उसके पीछे ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी होता है और टेंशन भी होती है। और अगर आपकी थोड़ी तबीयत से रिलेटेड कोई चीज़ हो, तब वो और ज़्यादा चीज़ें, जो आपकी टेंशन होती है ना, वो अगर आपकी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही, मतलब हेल्थ कंडीशन प्लस आपका कुछ प्रोफेशनल ऐसा चल रहा है, वो दोनों मिक्स होके आपको बहुत ज़्यादा हिट करती है। लेकिन आप काम नहीं रोक सकते और आप हर वक्त सबके सामने जो आपको व्यूअर्स देख रहे हैं उनको हर वक्त आप नहीं रोक सकते। कभी कभार होता है आप अंदर से बहुत ज़्यादा मतलब फिल हो गया, आप अंदर होता है ना कि आपको अपना निकालना है, तो आपने वीडियो में बोल दिया। लेकिन हर कोई एट द एंड आपको हाँ हंसने के लिए देखता है, एंटरटेनमेंट के लिए देखता है। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, अगर आप रोज़ रोज़ अपना लेके बैठ जाओगे ना, तो कोई नहीं, किसी को नहीं अच्छा लगेगा। हर कोई आपको एक पॉजिटिविटी के साथ, एक मोटिवेशन के साथ देखना चाहता है। तो बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं उसके पीछे, और वो सारी चीज़ें मैंने मतलब अभी ये जो आपने देखा होगा, जब मेरा ये जो मिसकैरेज का हुआ था उसके बाद बहुत ज़्यादा फेस की। उससे पहले, शादी से पहले तक सब कुछ बहुत नॉर्मल चल रहा था, और उसके बाद से सारी चीज़ें हेल्थ वाइज मेरी इस 1 साल में बहुत ज़्यादा इशू हुआ। और उसके साथ साथ यूट्यूब को कंटिन्यू करना, क्योंकि आपके पास आपको काम तो करना ही है, आपकी यही अभी इस वक्त यही एक अर्निंग है। और अगर आप इसमें थक के बैठ गए या आपको कोई चीज़ हिट कर गई या आपकी नई तबीयत ठीक हो रही है, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको खड़ा होना ही है, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। ये जो आपने फेस की बात की मिसकैरेज वाले, मुझे पता है आपके फैमिली पे कितना डिफ़िकल्ट टाइम था। आपने उससे कैसे डील किया? हाउ डिड यू मूव फॉरवर्ड? एंड बिकॉज बहुत सारे व्यूअर्स आपको देखते हैं, उनमें से बहुत सारे विमेन होती है, हाँ, सो आप एक तरीके से एक इंस्पिरेशन है इन सबके लिए कि हाँ सबा भी इससे मूव फॉरवर्ड हुई है, शी इज़ मूव्ड ऑन इन लाइफ। सो उनके लिए आपका क्या मैसेज है कि वो अगर किसी के साथ ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है, सो हाउ डू दे मूव फॉरवर्ड विद देयर लाइव्स? ये मतलब
आपने ये अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि इसके बारे में मुझे लगता है उस टाइम के बाद से अभी 6-7 मंथ से ज़्यादा हो गया होगा, मैंने व्लॉग में कभी भी बात नहीं की है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा अपनी परेशानी की बात करते हो तो लोगों को लगता है सिंपैथी के लिए कर रही है। बहुत बार मेरा मन करता है कि मेरे साथ जो चल रहा है वो मैं शेयर करूँ, क्योंकि आई एम श्योर मेरे जैसे ऐसे बहुत से लोग होंगे जो इस चीज़ से गुजर रहे होंगे, जिन्हें हिम्मत चाहिए होगी। लेकिन अगर आप ज़्यादा कोई चीज़ के बारे में बोलोगे तो सबको ये लगने लगता है कि अरे इसको बस अपनी सिंपैथी चाहिए, आपको जज करने लगेंगे। लेकिन वो जो लाइफ का टाइम था वो सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि उसको अब मतलब एक्सप्रेस, अब शायद मैं उस चीज़ से निकल चुकी हूँ, मैं उसको याद भी नहीं करना चाहती वो टाइम, क्योंकि आपने सोचा ही नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है। हाँ, मुझे थोड़े बहुत हार्मोनल इश्यूज़ थे पहले से, डॉक्टर के पास गए, दिखाया, उन्होंने बोला नहीं अभी आप बिना ट्रीटमेंट के कंसीव ही नहीं कर सकते हो, तो वो माइंड में आपके था। लेकिन कुछ मन बाद पता चलता है कि हाँ मतलब सब ठीक है, कंसीव भी हो गया, हार्ट बीट भी आ गई। आप नॉर्मल चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर बोले कि बेबी की हार्ट बीट आ गई है, तो वो एक अलग ही खुशी का भी मौका होता है। उस टाइम सनी भी यहाँ पे नहीं थे, तो और वो धीरे धीरे जैसे 1 वीक के बाद धीरे धीरे पता चलता है कि अब तबीयत बिगड़ती जा रही है। उसको रोकने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की, सब कुछ किया, लेकिन वो नहीं हो पाया। और उस चीज़ का वो रहता है कि सनी भी वो मोमेंट नहीं वो एक्सपीरियंस कर पाया। और दोबारा मतलब जो हम गए उसको लेके कि अब चलते हैं, शायद कुछ अच्छा रिजल्ट होगा, और उस दिन ही डॉक्टर ने बोला कि अब मतलब सॉरी ये ऐसा। तो वो इसलिए वो अच्छा हुआ कि आज मैं इसमें आपसे इस बारे में बात कर रही हूँ कि इंसान को हिम्मत रखनी ही पड़ती है, उसके अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास बेबीज़ नहीं हैं, जिनको 15-15 साल हो गए शादी के, तब भी बेबीज़ नहीं है, उनकी भी लाइफ चलती है और हिम्मत करनी पड़ती है। तो यही है कि वो उसके बाद से ना बहुत सारी हेल्थ कंडीशन जो है वो बिगड़ती गई। वेट गेन होता है, आपको मूड स्विंग्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, आपको व्लॉग भी बनाना है, आपको खुश रह के बनाना है, यहाँ पे अपनी सारी चीज़ें चल रही हैं, आपको मेडिसिन्स डॉक्टर दे रहा है, वो मेडिसिन से आपका वेट गेन भी हो रहा है, लेकिन आप वो छोड़ भी नहीं सकते हो क्योंकि डॉक्टर बोल रहा है कि वो ज़रूरी है। लेकिन आपको कमेंट्स यही आएंगे कि खाती रहती है, इतनी मोटी हो गई है, समझ नहीं रही है, मतलब वो मुझे अभी इस बारे में बात ही नहीं करनी। हाँ मतलब इसीलिए मैं अवॉइड करती हूँ कि मैं इस बारे में बात करूँ। लेकिन ये है कि आपको हिम्मत करनी पड़ती है और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हम क्रिएटर हैं, हमने ये लाइफ चूज़ की है, लोग कहते हैं कि आप अपनी लाइफ अगर पब्लिकली दिखा रहे हो तो लोग तो आपको जज करेंगे ही। लेकिन कभी कभी लगता है कि काश कोई तो थोड़ा समझ के किसी की सिचुएशन जो लेडीज़ देख रही हैं वो काश कभी तो समझें कि इसके साथ ये भी हो सकता है। लेकिन अच्छे लोग भी हैं, सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन कभी कभी मुश्किल हो जाता है फिर से खड़े होना। जैसे आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको कोई बैक टू बैक गंदा लिख रहा है, तो फिर दोबारा वीडियो बनाने की हिम्मत थोड़ी कम हो जाती थोड़ा है। हेल्पलेस भी फील होता होगा Helpless बिकॉज आप वही कर रहे हो जो डॉक्टर आपको बोल रहा है। हाँ, और बहुत जो बार वेट मन गेन, की दवाई छोड़ दूँ क्या, या घर में कोई फंक्शन आ रहा है 1 महीने के लिए दवाई छोड़ दूँ क्या, शायद वेट आ जाए। और इतना ज़्यादा इशू कि एक डॉक्टर बोल रही है कि आपको ये मेडिसिन लेनी ही पड़ेंगी, दूसरी गायनेक बोल रही है ये नहीं लेना है क्योंकि इससे वेट गेन होता है, मैं आपका नेचुरल कराऊंगी। फिर अगर आपको लगता है कि कुछ आपका रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आप किसी के पास जाते हो, फिर वो आपको वो मेडिसिन दे रहे हैं, उस मेडिसिन से आपको मतलब इमोशनली आपकी हर चीज़, आपको ज़्यादा रोना, आपको ज़्यादा गुस्सा, आपको ज़्यादा चिड़चिड़ापन, आपको जो चीज़ नॉर्मली एक कमेंट इतना हिट नहीं करेगा जितना आपको अगर ये सारी चीज़ों के साथ हिट करेगा। लेकिन वो आपको लेना ही पड़ता है, नहीं तो फिर आप काम बंद करके बैठ जाओ और कोई रास्ता ही नहीं है। बट सबा लेट मी टेल यू, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, जस्ट कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। देखो कुछ लोग होते हैं जो कमेंट करते रहेंगे, आप जो कर लो, इन्हें इग्नोर करो और आप कॉन्सेंट्रेट करो, क्योंकि आपको प्यार करने वाले बहुत ज़्यादा है। मतलब इतना स्ट्रॉन्ग और लॉयल फैन बेस मैंने बहुत कम क्रिएटर्स का देखा है। एंड आई नो दीज कमेंट्स हर्ट, बट
बोलते हैं ना जब 100 अच्छे लोग होते हैं तो 2-3 ऐसे होते हैं जो थोड़े इनसेंसिटिव ज्यादा होते हैं। हाँ, और वो 2-3 तभी हिट करते जब आपका मूड नहीं ठीक होता और वो आपको तभी दिखेंगे जब आपका कुछ अच्छा अंदर ठीक नहीं है, आपका मोटिवेशन जा रहा है, आप फ़ोन देखोगे और वहाँ पे लिखा रहेगा मोटी या बहुत खाती रहती है या जो भी XYZ कुछ आता नहीं है, तो लगता है अभी क्यों? फिर बीच में ऐसा होने लगा कि सनी फ़ोन लेने लगे, मतलब मुझे अकेलेपन में कभी भी फ़ोन, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये डिप्रेशन वाले लाइन में तो नहीं जा रही है, क्योंकि मेरा ये होता था कि जब भी कोई आसपास नहीं है, मुझे पता है कि नेगेटिव चीज़ होगी वहाँ पे कमेंट्स, लेकिन फिर भी मुझे जाके पढ़ना है, डीप जाते जाना है, जाते जाना है, जाते जाना है, और कोई मुझसे अगर बात भी करना चाहे तो मुझे उनको बात नहीं करना, वही चीज़ करना है। तो ये चीज़ अच्छी नहीं थी, फिर आपका रिलेशनशिप अफेक्ट होता है, आपकी बहुत सारी चीज़ें उससे अफेक्ट ओवरऑल लाइफ अफेक्ट होती बट इसमें आई फील एक सपोर्टिव पार्टनर का होना बहुत जरूरी है। जैसे सनी आपने बोला मेरा फोन ले लेता था। हाँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि एट द एंड वही आपको बोलेगा कि मुझे बेबी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मुझे तुम ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। हमें कभी भी नहीं बेबी होगा तब भी मेरे लिए, मतलब वो मतलब इतना स्वीट है कि तुम हो ना, तुम ही मेरे लिए बेबी जैसी हो, तो मुझे इतना ज़रूरी नहीं है तुम्हारी हेल्थ से ज़्यादा। तो हम लोग मतलब होता है ना, शादी के बाद आपको इन-लॉज़ या फिर जहाँ से हम हैं वहाँ पे थोड़े ऐसे सोच के होते हैं ना, शादी हुई तो बच्चा फ़ौरन हो जाना चाहिए, तो वो वहाँ पे अगर मैं नहीं बोल पाती तो वहाँ पे वो जाके बोलता है। अगर कोई भी बोलेगा तुम्हारा ट्रीटमेंट चल रहा है या नहीं चल रहा है, कब करोगे, अब क्यों नहीं कर रहे हो, तो वहाँ पे वो स्टैंड लेता है कि नहीं अभी कोई ज़रूरत नहीं है, अभी नहीं करना है। तो पार्टनर का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। वैसे सब आप हमेशा ऐसे हंसते रहते हो, कभी गुस्सा आता है आपको? ये क्वेश्चन आपको सनी से पूछना चाहिए, अम्मी से पूछना चाहिए, या फिर जो रेज़ा रेहान है उनसे पूछना चाहिए, उनको पता है कितना आता है। कभी कभी आता है, ऐसे ज़्यादा नहीं, कभी कभी जब कोई चीज़ सही नहीं है या कोई चीज़ एक बार बोल दी वो चीज़ नहीं हुई, वो भी जब कभी काम का स्ट्रेस होगा तो कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, उसके बाद ऐसे ज़्यादा नहीं आता, या फिर कभी आया भी तो फिर वो रोने से निकल जाता है। ज़्यादा नहीं आता। बाहर मैंने आज तक, मुझे नहीं याद है कभी किसी को तेज़ आवाज़ में बोला भी होगा। बाहर मैं ऐसी हूँ कि अगर मुझे मतलब आप 12 आवर्स काम के लिए बुला रहे हो, अगर आप 14 भी बैठा लोगे 2 घंटा, तो मैं आपसे ये नहीं कह पाऊँगी कि नहीं मुझे जाना है। अच्छा, ऐसा है मेरा नेचर बाहर वालों के लिए, और घर पे थोड़ा-सा लड़ लेती हूँ। इसका लोग कभी एडवांटेज लेते हैं? हाँ, लिया है। हाँ, हमेशा होता है ऐसा। वो अब पता नहीं, बहुत से लोग जैसे कोलैबोरेशन आते हैं, कुछ आते हैं, हमारी ये प्रॉब्लम है, ये ऐसा है, तो अब मुझे नहीं पता कि उनकी जेन्युइन है या नहीं है। मैं सोचती हूँ चलो इनके लिए इतने में भी कर दूँ, ऐसा कर दूँ, उनकी हेल्प कर दूँ। अब वो मेरा ये मानना है कि मैं अपना काम करती जाऊँ, सामने वाला एडवांटेज ले रहा है, नहीं ले रहा है, वो ऊपर वाले को दिख रहा है, तो अपना काम करना है। खुद अच्छे रहो, बाकी फिर हाँ। कर्मा पे छोड़ दो। छोड़ दो, करेक्ट। वैसे स्कूल में आपको ज्यादा डांट पड़ती थी या शोएब भाई को? ये तो देखो राज होगा, अगर भाई को पड़ी होगी तो बताया नहीं होगा, पिट के भी आए होंगे तो नहीं बताया होगा, और मैंने भी अपना किसी को नहीं बताया होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मुझे ज़्यादा डांट वाट नहीं पड़ी है। छुट्टी करने पे अगर कभी पड़ी होगी तो ऐसे ठीक है, वरना मैं सीधी सादी थी। भाई भी सीधे थे, लेकिन कभी ना कभी उन्होंने 1-2 बार उनकी शिकायत आई है, वो भी अपने फ्रेंड के बीच में बोल गए, उनकी लड़ाई चल रही है, खुद कूद गए, तो फिर पापा को एक बार शिकायत आई थी, फिर पापा ने उनको डांटा था, मारा भी था। वैसे है ना, लड़कों का ही ज्यादा होता है यूजुअली ये टीचर से कंप्लेन वगैरह। हाँ, लड़कियों का इतना नहीं होता है। लड़कियां शांत होती है। हाँ, अच्छा है। और ये शोएब भाई में जो हीरोइज्म है अभी, वो बचपन से? हाँ, जब से मैंने होश संभाला तब से देखा है उनके अंदर एक वो है कि मुझे कुछ अलग पहनना है, कुछ अलग करना है। बाल सेट करने के लिए वो रात में ना अपने सर पे पट्टी बांध के सोते थे, और ऐसे पट्टी बांध के, और ऐसे पूरे बड़े इतने बाल रखे थे ना उन्होंने, तो उसको ऐसे चिपका के हाथ से, और फिर तकिया में ऐसे जाते थे, और पूरी रात वो ऐसे कि सुबह बाल हिले ना। मैंने उनको देखा है, तो उनको वो बचपन से ऐसा है कि, और फिर काफ़ी लड़कियां भी उनकी स्कूल के टाइम में ना, मतलब फैन थी, मुझसे आके बोलती थी मुझे तुम्हारे भाई अच्छे लगते हैं, तो वो था उनमें। मतलब बचपन से काफ़ी लोग उनको हीरो बोलते थे, जब वो हीरो नहीं भी बने थे। जैसे पापा के फ्रेंड आते थे ना, तो उनको ऐसे और हीरो करके ही बोलते थे। हमारा अगला सेक्शन है रैपिड फायर राउंड, पर आपको एक चीज़ प्रॉमिस करनी पड़ेगी कि आप जो बोलोगे सच बोलोगे, और सच के सिवा कुछ नहीं बोलोगे, क्योंकि हमारा रैपिड फायर है आपके और सनी के बीच के आंसर, और आप झूठ बोलोगे तो हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि सनी यहाँ है नहीं। हाँ, अभी मैं कुछ भी बोल सकती हूँ। अच्छा, इस पे बोलो, मैं जो बोलूंगी सनू, और झूठ मत बोलना, कंपनी का सवाल तो है। इसलिए मैं दूर हाथ नहीं टच करके बोल रही, कंपनी का सवाल। नहीं, मैं सच बोलूंगी। ठीक है, सच बोलोगे, चलो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, दोनों में ज्यादा फूडी कौन है? फूडी मैं। Food, देखो, सच बोला मैंने। सच। ज्यादा फनी कौन है? फनी सनी ज्यादा है।
फनी सनी सनी ओके कर ज्यादा लड़ता कौन है? ये कैसे बताऊँ? मैं तो कभी नहीं मानूंगी कि मैं लड़ती हूँ। मतलब आंसर वही है ना? मैं लड़ती हूँ ज्यादा। ठीक है फाइट के बाद सॉरी कौन बोलता है पहले? सनी सनी मेरा ये है कि मैं 2 मिनट में मान जाऊंगी, लेकिन पहले तुम बोल दो। अच्छा पहले तुम बोल दो। ये तो आई थिंक हर लड़की का होता है। लड़की का होता है। ज्यादा शॉपिंग कौन करता है? शॉपिंग मुझे लगता है, दिखता है कि मैं करती हूँ, लेकिन सनी भी कर लेते हैं। उनका कैसा है कि मैं अगर कुछ अपना ले रही हूँ, बीच में से पीछे से जाके 1-2 टी-शर्ट उसमें रख लेना, बोलना मैं कहाँ इतना कुछ करता हूँ, तो सनी ज्यादा करते हैं। ये मैं वेरीफाई करूंगा सनी के साथ। पहले कौन उठता है? ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। दोनों लेट उठते हैं, दोनों जल्दी उठते हैं? दोनों लेट उठते हो कि हम लोग अभी ऐसा हो गया ना, यूट्यूब के बाद से थोड़ा एडिटिंग में ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन सनी को ज्यादा सोना होता है तो वो मुझे बोलते हैं, तुम भी अभी सोती रहो। पर ये है ना कि थोड़ा सा एडिटिंग रात में इजी हो जाता है बिकॉज थोड़ा दिन भर पीसफुल आप, होता है हाँ पीस दिन भर आप अपने, क्योंकि अपने लिए टाइम कैसे निकालोगे, तो सबके साथ आपने बात भी कर ली, ब्लॉग भी शूट कर लिया, अब रात में थोड़ा सा अपने एडिटिंग में सुकून से टाइम दे। तो इस क्वेश्चन के साथ हमारा रैपिड फायर राउंड खत्म होता है। चलो मेरी सारी पोल नहीं तो खुल जाती अभी यही। नहीं अभी तो रुक जाओ, पॉडकास्ट बचा हुआ है। अच्छा। अच्छा। नहीं अब स्वीट क्वेश्चन। सनी के बारे में सबसे अच्छी क्वालिटी कौन सी लगती है आपको? बहुत सारी है, अगर ऐसे बताने पे आऊंगी, लेकिन एक जो मैंने सबसे ज्यादा देखी थी कि वो किसी को भी मतलब ज्यादा ऐसे हर्ट नहीं कर सकता, मतलब बहुत कहते हैं ना उसका दिल जो है वो बहुत ज्यादा नरम है, और वो एक क्वालिटी सब में होनी चाहिए, क्योंकि अगर जिसका दिल अच्छा होगा तो वो अपने किसी भी इंसान को मतलब परेशान नहीं कर सकता, फिर वो अपनी वाइफ को तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। नहीं आपका बहुत ध्यान रखते हैं बहुत ज़्यादा, और मतलब फैमिली का भी, अपनी मम्मी को बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, तो जो अपनी मम्मी से भी मोहब्बत करेगा, अपनी सिस्टर से करेगा, अपनी वाइफ से करेगा, अपनी यहाँ तक कि अपने फ्रेंड्स को भी, तो इसकी एक ये क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है कि हर एक के बारे में सोचना, तो ये उसका मतलब उसका दिल जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आप लोगों की लव स्टोरी कैसे चालू हुई, थोड़ा बताओ हमें। ये यहाँ पे नहीं बताऊंगी, मेरे चैनल का कंटेंट है। जब से मेरी शादी हुई है, लोगों ने मुझे कमेंट कर करके परेशान कर लिया, लव स्टोरी ब्लॉग कब आएगा कब आएगा कब आएगा। अब वो अपने चैनल पे मुझे दिखा ले रहे हैं। ये आपके चैनल का कंटेंट है? हाँ। कोई नहीं डालेगा ये। और सनी के बारे में कोई एक ऐसी आदत जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद? अभी मौका है बोल देती हूँ। मुझे ये पॉडकास्ट देखेगा फिर गुस्सा होगा। आदतें ऐसी बहुत कम है जो नहीं पसंद है, बहुत अच्छा है वो, आप सबको भी पता है, आपने देखा ही है। सिर्फ कभी कभी जज्बाती ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी हो तो मुश्किल हो जाता है थोड़ा हैंडल करना, लेकिन ठीक है वो भी कभी कभी। तो शादी के पहले और शादी के बाद क्या चेंजेस आए लाइफ में चेंजेस ज़्यादा कुछ नहीं आए, क्योंकि जो पार्टनर होता है, अगर आपका, मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि सपोर्ट करता है, तो आपको इतना नहीं पता चलता कि बहुत चेंजेस आए। सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, पहले आप अपने माँ पापा के बारे में सोचते हो, फिर अभी दो मतलब एक अम्मी पापा एक और ज़्यादा ऐड हो जाते हैं, तो आपके मतलब 2 पापा 2 अम्मी, एक और मतलब 2 फैमिलीज़ के बारे में आपको सबको माइंड में रख के चलना पड़ता है, एक चीज़ नहीं हो सकती है। आपको मतलब ऐसा होता है ना कि आपका दिल है, आप हमेशा अपने माँ बाप के साथ रहे हो, तो मतलब वो बैलेंस करना थोड़ा सा कभी कभी मुश्किल हो जाता है। लेकिन लाइफ एकदम, अगर दोनों समझदार हैं, जैसे मेरे इन लॉज हैं, समझदार हैं, वो समझते हैं कि हमारा यहाँ पे काम है, हम यहाँ पे रह रहे हैं, तो मेरी लाइफ में इतने ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। बस थोड़ा सा आपको हर चीज़ माइंड में, आपके बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है कि आपको इनके बारे में भी सोचना है और इनके बारे में भी सोचना है। आपकी एक इतनी स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग है, इतने लोग आपको रोज देखते हैं, उन लोगों से आप क्या एक चीज बोलना चाहते हैं उनको मैं सबसे पहले तो थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि वो मुझे देखते हैं और मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, उनके वजह से ही आज हम यहाँ पे बैठे हो। अगर आप मुझे यहाँ बुला रहे हैं या इतने बड़े लोगों से मैं मिलती हूँ, तो सिर्फ उनके ही वजह से है, तो मैं यहाँ तक आई हूँ। और उनको एडवाइस मैं यही देना चाहती हूँ कि लाइफ में खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा मतलब आपने हर जगह सबको सुना होगा ये बोलते हुए कि अरे खुश रहो, लेकिन सच में खुश रहना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं उनको बार बार ये कहना चाहती हूँ कि लाइफ की प्रॉब्लम्स साथ साथ चलती जाएंगी। आप लोग हमें देखते हैं, हम कितने हैप्पी व्लॉग्स बनाते हैं, लेकिन हमारे साथ भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हम उसको हटा के खुश रहते हैं। और हमारा यही मकसद होता है व्लॉग्स बना के आपको दिखाने का या अपनी लाइफ शेयर करने का, कि हर बुरी चीज़ में आपको पॉजिटिव चीज़ ढूंढनी है, खुश रहना है, क्योंकि लाइफ बहुत छोटी सी है। इतने साल गुजर गए, पता ही नहीं चलता कि अभी अगर आप भी, कोई भी सुन रहा होगा या देख रहा होगा, उसको इतना भी नहीं याद होगा कि उसकी इतनी लाइफ के इतने साल निकल गए, पता भी नहीं चले। तो लाइफ बहुत छोटी है, हमें उसको एंजॉय करते हुए चलना है। मुश्किलें आएंगी, लेकिन फिर भी हिम्मत रखनी है, और बस मतलब हिम्मत नहीं हारनी है।
तो इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड भी यही खत्म होता है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द एपिसोड एंड थैंक यू सो मच सबा फॉर कमिंग हियर. इतना अच्छा लगा ना आपसे बात करके, आपके लाइफ के बारे में जान के. सो थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट. वेलकम। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मैंने भी बहुत सारी दिल की पूरी बातें यहाँ पे कर डाली जो कि हम अक्सर व्लॉग में नहीं कर पाते। तो आपने ये जो पॉडकास्ट स्टार्ट किया है बहुत अच्छा आइडिया है और मुझे इसका नाम बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच. ये आपने कैसे सोचा? एक्चुअली ना मैं बैठा था, मैंने 3-4 नाम निकाले थे, बट जैसे मैंने दी अनबॉक्सिंग पॉडकास्ट देखा ना, तो मुझे उसका आइडिया इतना अच्छा लगा पीछे का कि हम आर्टिस्ट को एक तरीके से अनबॉक्स कर रहे हैं. मतलब यू नो दे कैन कीप देयर लाइव्स इन फ्रंट ऑफ द कैमरा इन अ वे. तो बहुत तो अच्छा। इसलिए थैंक यू सो मच.